अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड 2025 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के ऊपर हम आ चुके हुए हैं। टॉपिक 3.4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। इन तमाम चीजों को हम आज कवर करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपके सामने टॉपिक दिया हुआ है। सबसे पहले है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहता है इट इज आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव और टू स्टॉप अ बॉडी। एक कहता है रोजमर्रा जिंदगी के अंदर एक कॉमन चीज देखी जाती है कि फोर्स लगाने से कोई जिस्म मूव करता है या फिर रुक जाता है। A book placed on table remains there unless a force is applied to move it। कहते हैं जो बुक है वो प्लेस है पर रहेगी टेबल के ऊपर कब तक, जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती। A ball rolling on floor should continue to move with same velocity in the absence of an applied force। अगर एक जिस्म के ऊपर एक बॉल के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉल क्या करेगा, वो रोल करता जाएगा फर्श के ऊपर। बट प्रैक्टिकली लेकिन रोजमर्रा जिंदगी के अंदर क्या होता है, वी सी डैट इट इज नॉट ट्रू कि ये मुमकिन नहीं है, ये ठीक नहीं है। द बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। एक गेंद उनसे अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है तो आप उसे छुए के नहीं, रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगा। इनफैक्ट दर हकीकत होता क्या है, एन अपोजिंग फोर्स यानी कि फ्रिक्शन कॉज द बॉल टू स्टॉप। कि जो एक अपोजिट फोर्स की जो सी फ्रिक्शन है वो उस गेंद के ऊपर लग जाती है तो वो क्या करती है, उसको रोक देती है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें आपके पास ये एक फर्श है, ठीक है, इसके ऊपर एक गेंद है। अब देखिए फर्श और गेंद दोनों की आपस में रगड़ हो रही होगी। गेंद जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है और जो फर्श है वो उसको इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाएगी और वो जो गेंद है वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगा। न्यूटन expressed such observation in his first law of motion which state that न्यूटन ने इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए एक्सप्लेन किया है। कहता है a body continue its state of rest of uniform motion। एक जिस्म कंटिन्यूटली रेस्ट के ऊपर होगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन के ऊपर एक्ट अपॉन दिस सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल करती रहेगी। यानी कि अगर आपके पास ये एक गेंद है, इसके ऊपर आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो गेंद क्या करेगी, वो मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक इसके ऊपर अपोजिट कोई फोर्स नहीं रखेगी और वो उससे ज्यादा होगी और वो उसको रोक देगी। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। कहता है जब एक तेज गाड़ी अचानक रुकती है द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड। तो क्या होता है, जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ मूव क्यों करते हैं। इट इज बिकॉज इसलिए होता है दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। वो अपनी मोशन की हालत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इसलिए जो उनकी मोशन है वो आगे की तरफ होती है। यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बस में खड़ा हुआ है। जो ही बस ने अच्छा और बस जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, जो ही बस ने ब्रेक लगाई तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये भी आगे की तरफ जो है वो मूव करेगा। जबकि बस तो रुक रही है लेकिन इसका जो जिस्म है वो आगे की तरफ होगा। क्योंकि ये मोशन के अंदर था। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट, कहता है इसके बरक्स क्या होगा, जब एक बस अचानक स्टार्ट हो जाती है जबकि वो रेस्ट में थी, तब पैसेंजर आर पुश बैक अगेंस्ट द सीट। तो जो पैसेंजर है वो क्या हो गए, वो पीछे सीट की जानिब झुकेंगे। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। इस वक्त क्या होगा, इस वक्त जो पैसेंजर है वो अपनी रेस्ट की हालत में थे। इसमें देखिए दो एग्जांपल हमें दी जा रही है। एक तो एग्जांपल ये दी जा रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये गाड़ी में ऐसे ही खड़ा है, ठीक है, और गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है। जो ही गाड़ी ब्रेक लगाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसलिए क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी मोशन में था। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ था और गाड़ी बिल्कुल रेस्ट के ऊपर थी और अचानक गाड़ी क्या करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि इस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है। अब दोनों एग्जाम्पल में हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो किसकी तरफ झुकेगा, वो आगे की तरफ झुकेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वो पीछे की जानिब मूव करेगा।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्ट बाय द इंजन। कहता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एक जो बस है वो मूव करती जाएगी रोड के ऊपर, कब तक, जब तक वो अपने इंजन से फोर्स लेती रहेगी। बट प्रैक्टिकली लेकिन रोजमर्रा जिंदगी के अंदर क्या होता है, वी सी दैट इफ द इंजन स्टॉप वर्किंग, जब इंजन जो सा काम करना छोड़ देता है, द बस कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो बस क्या होगी, वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगी जब वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी। इट इज बिकॉज ये ऐसा इसलिए होता है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बस एंड द रोड। जो फ्रिक्शन है टायर के दरमियान और रोड के दरमियान, ये जोन सी है वो बस को रोकने पर मजबूर कर देती है। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन अर्थ आर स्टॉप बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितनी भी बॉडीज है अगर वो जमीन के ऊपर है तो जमीन उसको स्टॉप करने पे मजबूर कर देगी। इफ यू आर इन दी आउटर स्पेस, अगर आप जमीन से बाहर स्पेस में चले जाएंगे, एंड थ्रो एन ऑब्जेक्ट अवे, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकेंगे, वे नो फोर्स इज एक्ट अपॉन इट, तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड विद कंटिन्यूसली विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कंटिन्यूड मूव करता जाएगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। The first law of motion also provide us another definition of force. Force first law of motion है वो force की core definition देता है। Force is an agency. Force एक ऐसी एजेंसी है which change, जो कि change लाती है, or tends to change, या लाने की कोशिश करती है। The state of rest, अगर कोई जिसम रेस्ट में था, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में था, यानी कि एक जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म में है, उस में जो चेंज लाता है वो फोर्स लाता है। अब आपने फर्स्ट लॉ देखा, फर्स्ट लॉ के अंदर आपने करना क्या है, ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आ गई, और यहाँ पे आपके पास जो बॉल रोलिंग वाली एग्जांपल है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक सवाल यहाँ से बनकर आ सकता है कि व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली व्हाई द पैसेंजर टेंड टू बेंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपने जवाब लिखना है इट इज बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बन सकता है व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग क्विकली फ्रॉम द रेस्ट तब व्हाई द पैसेंजर आर पुश बैक अगेंस्ट द सीट। तो जो आपने लिखना है दिस टाइम टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज रिटेन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक सवाल बन सकता है अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट्स मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन व्हाई। तो आपने बताना है वी सी दैट इफ द इंजन स्टार्ट वर्किंग, तो आपने स्टार्ट करना है और आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तक इसको मुकम्मल कर देना है। उसके बाद आपने फोर्स की डेफिनेशन लिख देनी है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है जी इनर्शिया। इनर्शिया को आपने क्या करना है, आपने सीधा आ जाना है इसकी डेफिनेशन के ऊपर। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। डेफिनेशन को जरा गौर से देखिए, कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू मेंटेन इट्स स्टेट, अगर वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे हुए है, किस में है, रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म में है, इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर एक सीधी लाइन के अंदर है, तो वो उसी के अंदर रहना चाहता है, तो उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इसकी एक सादा मिसाल है, अगर एक स्टूडेंट है वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो पढ़ता रहता है तो वो पढ़ता ही रहता है, और अगर एक स्टूडेंट लेजी है तो वो लेजी ही रहना चाहता है, वो अपनी स्टेट के अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आना चाहता है, इससे हम कहते हैं इनर्शिया। साथ आपने लिखना है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। इस इनर्शिया को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है डेफिनेशन से। इफ अ नेट फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, अगर एक जिस्म के ऊपर एक फोर्स अमल कर रही है, इट एक्सेलरेट द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस सिमत में फोर्स लग रही है उस सिमत में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपने इस तरफ फोर्स लगाई तो बॉक्स क्या करेगा, इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन जोन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसके ऊपर अगर आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाई है तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो उसने 20 किलोमीटर किया। अगर आप इसके ऊपर 40 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी कितना होगा, 40 किलोमीटर।
यानी कि अगर फोर्स बढ़ती है तो फासला भी बढ़ रहा है, इसलिए ये मेरे पास आ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट कहते हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, और वो जो मास होगा वो इनवर्स के अंदर होगा। यानी कि अगर आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो है 2 kg, ठीक है, इसके ऊपर आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाई तो इस तरफ, और ये जो डिस्टेंस किसने कवर किया उसने किया 20 किलोमीटर, ठीक है। अब एक और आपके पास ब्लॉक है जिसका वेट क्या है 4 kg, इसके ऊपर भी आपने 20 न्यूटन ही फोर्स लगाई, लेकिन इसने जो डिस्टेंस आप कवर किया वो उसने किया 10 किलोमीटर। यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम कवर किया जाएगा, और अगर मास जो सा वो कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया जाएगा। यानी कि मास और डिस्टेंस यानी कि एक्सेलरेशन ये आपस में इनवर्स रिलेशन शो कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेशन आ जाएगा 1/m के। इसे हम क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं, इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कह लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे f डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। ये मेरे पास कांस्टेंट का साइन है, इसे खत्म किया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऐसा यूनिट है, मास कहता है 1 kg, एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड, तो फोर्स आ गया न्यूटन, तो जो वैल्यू होगी वो भी 1 हो जाएगी। अगर आपने इसका एक्सेलरेशन का यूनिट देखना हो तो यूनिट आप कैसे निकालेंगे? अभी हमने देखा फोर्स का यूनिट क्या है जी, फोर्स को आपने न्यूटन में कह दिया, मास किस में होता है किलोग्राम के अंदर, ठीक है, तो न्यूटन यहाँ पर का किलोग्राम ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। तो कांस्टेंट की जगह पे लगा दिया हुआ है हमने 1, तो यहाँ पे F इज इक्वल है m में मेरे पास फार्मूला आ जाता है। कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है वो प्रोवाइड कर रहा था डेफिनेशन ऑफ फोर्स की। फोर्स प्रोड्यूस एंड एक्सीलरेशन इन अ बॉडी, के जो फोर्स है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैलकुलेट मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट एक्सीलरेशन इन अ बॉडी। यानी कि जो पहला लॉ था, फर्स्ट लॉ था, वो हमें बता रहा था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब जो दूसरा लॉ है वो हमें बताता है कि कितनी फोर्स लगे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी और उसका मास कितना होगा। यानी कि 1 जो न्यूटन इज ऑफ फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड इन अ बॉडी ऑफ 1 kg मास। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा तो वो 1 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन तय करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने 4 न्यूटन फोर्स लगा दी है तो उस बॉडी का मास कितना होगा 4 kg होगा, तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे अगर आप कहे कि एक जो मास है वो है 10 kg, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, इसके ऊपर 10 न्यूटन ही फोर्स लगेगी, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है जी इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के ऊपर फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है कि फोर्स के अमल की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, उसकी वजह से क्या होता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है या फिर डिसलेरेशन प्रोड्यूस होता है। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो द चेंज में बी इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के अंदर भी चेंज आ सकता है, डायरेक्शन के अंदर भी आ सकता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी, whenever there is an interaction between two bodies A and B, कहता है अगर आपके पास एक बॉडी है जिनके दरमियान कोई इंटरेक्शन है A and B such that body A exert a force on body B, तो आप बॉडी A के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, द फोर्स इज नोन एज एक्शन A on B। तो इसका मतलब हुआ कि आपने A के ऊपर एक्शन किया है जिसकी वजह से क्या होगा B के ऊपर भी एक्शन होगा। इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन, इसका फौरी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। द बॉडी बी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दी बॉडी ए, तो बॉडी बी भी एक फोर्स लगाएगी बॉडी ए के ऊपर। दिस इज नोन एज रिएक्शन बी ऑन ए, जिससे आप बी का रिएक्शन ए के ऊपर कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेसिंग अ स्प्रिंग, जब आप एक स्प्रिंग को प्रेस करेंगे द फोर्स एक्सर्ट बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन, तो आप
जो स्प्रिंग के ऊपर से एक फोर्स लगाएगा इसे आप एक्शन कहेंगे। आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द स्प्रिंग। आप देखेंगे कि आपके हाथ पर एक स्प्रिंग की तरह से भी फोर्स लग रही है। दिस इज फोर्स ऑफ रिएक्शन, इसे आप रिएक्शन की फोर्स कह सकते हैं। न्यूटन एक्सप्रेस दिस इक्वेशन दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन का हमेशा आपको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा और बिल्कुल बराबर का मिलेगा। नेक्स्ट कहता है जी, सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। कहता है एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो सेम बॉडी के ऊपर नहीं लग सकता, अगर नहीं लग सकता तो दो डिफरेंट बॉडी आपस में रिएक्शन लाजमी देगी। सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर, तो लिहाजा इनका कोई आपस में बैलेंस नहीं होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आल्सो एक्सप्रेस दैट इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। तो जो दूसरी बॉडी होगी वो भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स के साथ मूवमेंट करेगी। ये मेरे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि अगर आप किसी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जितनी फोर्स लगाते हैं आपको मुखालिफ सीमत में उतनी फोर्स भी मिलेगी। नेक्स्ट भी फोर्स एक्ट इन पेयर, के पेयर्स के ऊपर फोर्स कैसे एक्ट करती है। वी हैव स्टडी द फोर्स एक्ट इन पेयर व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। हमने बात की है जी पेयर के दरमियान जो फोर्स लग सकती है उसे एक्शन और रिएक्शन की फोर्स कहते हैं। वी आफ्टर नोटिस अ फोर्स दैट सीम्स टू मेक समथिंग हैपन बट सडनली वी डू नॉट नोटिस द अदर फोर्स इन्वॉल्व। हियर आर सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल हमें देना है। कहता है कंसीडर अ ब्लॉक लाइंग ऑन द टेबल। कहता है हमें कुछ वक्त में ऐसा महसूस होता है कि हम एक तरफ से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से हमें फोर्स नजर तो नहीं आती लेकिन फील हो जाती है। उसके एग्जांपल में देता है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने एक बुक रखी हुई है। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज द वेट। कहता है ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर एक वेट फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है। द ब्लॉक एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन टेबल टू इक्वल टू वेट। कहते हैं ये जो ब्लॉक है ये अपने टेबल के बराबर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, यानी कि अपना वजन के मुताबिक फोर्स नीचे लगा रहा है। द टेबल आल्सो एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स, लेकिन जो टेबल होगा वो भी नीचे से एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर। द टू फोर्स ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन रेस्ट। कहता है इसी वजह से जो ब्लॉक है वो रेस्ट के ऊपर है, यानी कि एक टेबल है उसके ऊपर आपने किताब रखी हुई है, किताब का जो वेट है वो नीचे की तरफ है लेकिन वो नीचे जा नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो टेबल है उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितना उस टेबल का वजन है। साथ एक और एग्जांपल देता है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन। कहता है आपने गन से एक बुलेट फायर किया, द बुलेट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, बुलेट क्या करेगा, सामने की तरफ मूव कर देगा विद द फोर्स, एक फोर्स एफ के साथ। दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, ये जो फोर्स है ये एक्शन होगा। द गन रिकॉइल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, गन जल्द ब जल्द पीछे की तरफ मूव कर जाएगी विद द रिएक्शन फोर्स आर, ये एक रिएक्शन फोर्स है आर की, जिसकी वजह से हो गया क्या होगा, बैलेंस जो है वो दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाती थी न्यूटन थर्ड फोर्स एक्ट इन अ पेयर की दो एग्जांपल। ये आप न्यूटन के जो थर्ड लॉ है उसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो बेटा आज हमने जो चीज़ें कवर की है उसे हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने सबसे पहले कवर किया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको आपने लिखना कैसे है, एक आपने डेफिनेशन लिखनी है, कोई भी आपने एक एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीन सवाल बनते थे, वो मैंने आपको बताया कि कैसे बनते हैं, वो तीन सवाल आपने देख लेने हैं। उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन हमने देख ली, फिर हमने इनर्शिया की डेफिनेशन देखी, साथ में आपने यहाँ से कोई एक एग्जाम्पल दे देनी है। उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखा। ये मेरे पास एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन की हेडिंग देखी, ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने मैथमेटिकली की हेडिंग देनी है, ठीक है, और ये चीज़ें आपने सारी लिख देनी है। उसके बाद आपने वन न्यूटन, यूनिट कौन सा, न्यूटन कौन सा, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये आपने बताना है। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, उसके लिए आप ये डेफिनेशन और ऊपर से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद ये एक और डेफिनेशन है, आप दोनों में कोई एक कर सकते हैं। फिर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा फोर्स एक्ट इन अ पेयर, वो आपने बताना है और कोई आपने एक एग्जाम्पल बता देनी है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूटन्स लॉ की जो लिमिटेशन है उसको हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।